इसका जो टाइटल है वो इज़ साइंस वैल्यू न्यूट्रल। इसमें दो इस्तिलाह हैं, इनको मैं इस्तिलाहें ही कहूँगा, एक तो वैल्यू और एक न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल। थोड़ा सा एक वक्त इस पर दूंगा थोड़ा सा। देखिए, वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम किन चीज़ों को हम प्रीफरेंस देते हैं, किन चीज़ों को हम यूज़फुल समझते हैं, किन को हम वर्थ समझते हैं और किन की मेरिट को हम तस्लीम करते हैं। और इसका ताल्लुक बिहेवियर से भी होता है। अब ये प्रेफरेंसेस और ये मेरिट्स का तस्वुर और ये वर्थ का तस्वुर ये आता कहाँ से, ये एक अलग बहस है। ये तजर्बों से भी आता है, सीखता है इंसान, और इसे कुछ और मावराए इंसान भी कुछ सोर्सेज इसके हो सकती हैं। तो साइंस के कॉन्टेक्स्ट में साइंस की किस पहलू को, किस प्रोडक्ट को, किस उसकी फाइंडिंग को हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज जो उसमें हम ऑपरेटिव होती हैं। दूसरी बात यह है न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल का तस्वुर यह है कि इसको किसी साइंस के प्रोडक्ट को या किसी तस्वुर को तस्लीम करने में हम बायस तो नहीं हैं, हम इम्पार्शियल तो नहीं, यानी हम इम्पार्शियल हैं कि नहीं हैं। इम्पार्शियल होना ज़रूरी है। अगर हम इम्पार्शियल हैं इसका मतलब यह है कि न्यूट्रलिटी है, और हम अगर बायसनेस नहीं है तो इसका मतलब यह है कि न्यूट्रल हैं हम। तो गोया साइंस के सिलसिले में जब बात की जाएगी तो वैल्यूज़ और न्यूट्रलिटी का ये तस्वुर लिया जाएगा, जो कि एक एक्सटेंशन है उस तस्वुर का जो आम तौर पे हम लोग इसके बारे में तस्वुर रखते हैं या इसके बारे में सोचते हैं। ये गुफ्तगू 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। पहले पार्ट का ताल्लुक एक छोटा सा हल्का सा रेफरेंस है उस साइंस से जो कि मगरिबी साइंस या जदीद साइंस के पहले आलम इस्लाम में जिसका इर्तिका हुआ, एक हल्का सा तारुफ उसका है। उसके बाद दूसरे पार्ट में मैं साइंस की जो जदीद साइंस है उसकी नेचर और उसकी जो इमेज है उसके बारे में तस्करा करूँगा, और तीसरे हिस्से में ये बताऊँगा कि साइंस की न्यूट्रलिटी किस तरह से मुतासिर हुई है। तो आइए पहले उस पर गुफ्तगू करते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि साइंस न्यूट्रल है, लेकिन मैं इतनी ही वेहीमेंटली ये कहना चाहता हूँ कि साइंस न्यूट्रल नहीं है। अब ये दोनों बातें जो मैंने कही हैं ज़ाहिर है मुतज़ाद बातें हैं, लेकिन मैं इस बना पर ये बात कह रहा हूँ, यानी इस बना पर नहीं कह रहा कि गुफ्तगू में मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को पैदा हो, बल्कि वाक़या ये है कि सूरत हाल है भी ऐसी। साइंस के बहुत से पहलू ऐसे हैं जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, और प्रीडोमिनेंटली आजकल जो साइंस हो रही है वो न्यूट्रल नहीं है। तो मैं इसकी ज़ाहिर इसी की वजाहत पर मुश्तमिल ये पूरी गुफ्तगू है। तो मैं आगाज़ करता हूँ पहले हिस्से में उस साइंस से जो कि मगरिबी दुनिया में जो साइंस डेवलप हुई, यानी मॉडर्न साइंस, उसके आगाज़ से पहले जो आलम इस्लाम में जो साइंस डेवलप हुई थी उसका थोड़ा सा तारुफ मैं आपके सामने पेश करूँगा। 2001 में एक किताब शाये हुई, जॉर्ज सलीबा बहुत फेमस हिस्टोरियन है साइंस के। उन्होंने एक बात ये लिखी अपनी किताब में, उसके सफ़ा नंबर 4 पर एक उनका एक जुमला है। उन्होंने कहा कि मैंने जो मुताला किया है, जो डॉक्यूमेंट किया है चीज़ों को उस ज़माने की जो कि प्री इस्लामिक पीरियड है साइंस की, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, उनका कहना यह है कि साइंस का जो मेयार बेजेंटाइन के बाज़ इलाकों में या ससानी ईरान के इलाकों में, इवन इंडिया के इलाकों में जो मेयार था, जो क्वालिटी थी, वही क्वालिटी अरब के इन 2 शहरों मक्का और मदीना में पाई जाती थी। ये बड़ी रिवीलिंग स्टेटमेंट है, यानी कि ऐसा नहीं था कि ये बादशाह बिल्कुल साइंस से दूर था या टेक्नोलॉजी से दूर था। यहाँ भी उसी मेयार की साइंस पाई जाती थी जैसा कि उस ज़माने में इंडिया में थी या ईरान में थी। ईरान जो शाहपुर वह मशहूर शहर था साइंस के अतबार से और फ़लसफ़े के अतबार से, और इसी तरह से जो बेजेंटाइन एम्पायर था उसके शहरों में जो साइंस पाई जाती थी। तो इससे बड़ा मिथ टूटता है कि जिस इलाके में, यानी जब जहाँ इस्लाम का गोया आगाज़ हुआ, वहाँ पर वो साइंसलेस माशरा नहीं था, साइंस वहाँ मौजूद थी। ज़ाहिर है उसकी शक्लें अलग थीं। आज जैसे साइंस को मुकाबला हम नहीं कर सकते, बट जिसको भी साइंस कहा जाता है दैट वाज देयर एटलीस्ट इन दीज 2 बिग सिटीज़ मक्का एंड मदीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके सामने मेंशन की। हिस्ट्री ये बताती है कि हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के विदिन 50 ईयर्स पूरे आलम इस्लाम के अंदर, बिलखुसूस उस इलाके में जहाँ इस्लाम शुरू में आया था, तो वहाँ पर साइंस का आगाज़ हो चुका था। पहला साइंसदान जिसको कि आज की हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है वो खालिद बिन यजीद था। खालिद बिन यजीद अमीर माविया की ग्रैंडसन है, यजीद के बेटे हैं,
और ये अपने वक्त के मारूफ अल्केमिस्ट और मारूफ एस्ट्रोनॉमर थे, साथ साथ ही शायरी भी करते थे, जो रिकॉर्ड बताता है जो किताबों में लिखा हुआ है। और ये किताबें आजकल दौर जदीद की किताबें हैं। इसमें एक चीज़ और वाज़ह रहनी चाहिए कि वो साइंस 7वीं सदी में शुरू हुई और कोई 900 साल तक अपने पीक पर रही उस इलाके के अंदर। बड़ी सरगर्मी के साथ साइंटिफिक एक्टिविटी होती रही फॉर अबाउट 900 ईयर्स। और इसमें जो एक बहुत अहम बात है, जो मशहूर हिस्टोरियन है साइंस का जॉर्ज सार्टन, जिसने 3 वॉल्यूम पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक हिस्ट्री ऑफ साइंस की किताब लिखी है, उसका कहना यह है कि फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 5 सेंचुरी फर्दर, यानी 12वीं 13वीं सदी तक इस आलम इस्लाम के अंदर जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा था, उसका कहना यह है कि आलमी सतह पर अगर हर सदी में एक किसी टॉप क्लास साइंस को हम आइडेंटिफाई करें तो कोई गोया कि 500 साल तक इसी इलाके के साइंसदानों को वो आइडेंटिफाई करता रहा फॉर 500 ईयर्स। गोया कि इससे अंदाज़ा होता है कि साइंटिफिक एक्टिविटी कितनी ज़बरदस्त थी उस इलाके में। और इसके बाद साइंस ख़त्म नहीं हो गई थी, बल्कि फिर ये शेयरिंग होने लगी थी, यानी यूरोपियन लोग भी इसमें आने लगे थे। 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग, एक मुसलमान और एक इस इलाके के और एक यूरोपियन लोग। तो गया इस तरह से साइंटिफिक एक बैकग्राउंड था इस इलाके का, और साइंस अपने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ मौजूद थी और पाई जाती थी। मैं आपको ये बात इंटरेस्टिंग लगेगी कि 16वीं बल्कि 17वीं सदी में हमारे मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये जो जौनपुर का इलाका है, एक मशहूर किताब लिखी गई अशम्स बाज़गा। तो ये मुल्ला मोहम्मद जौनपुरी ने लिखी। ये वो किताब है जो कि थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी से डील करती है। ये शायद आखिरी किताब है यानी कम से कम इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर जो किसी मुसलमान मुफक्किर की तरफ से, साइंसदान की तरफ से लिखी गई। उसकी ख़ास बात यह है कि इसमें ये बताया गया था कि चाँद पर जो धब्बे पाए जाते हैं बेसिकली उनका ताल्लुक़ चाँद पर पाई जाने वाली ऐसी जगहों से है जिनका साया पड़ता है। तो बेसिकली वो साया है किसी का, जो एक 10-20 साल के बाद जो गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए दरियाफ्त किया कि यहाँ पर पहाड़ हैं चाँद के ऊपर और उनका साया हमें दिखाई देता है। तो इस वजह से एक हिंदुस्तान के हवाले से मैंने आपको दिया कि साइंस का जो एक्टिविटी थी वो सिर्फ पूरे आलम इस्लाम में कम से कम 16वीं-17वीं सदी तक जारी रही और अच्छी खासी जारी रही। हिंदुस्तान की एक मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है। अब जो नेचर ऑफ एक्टिविटी थी, ये ख्याल रहना चाहिए कि इस इलाके में आलम इस्लाम में साइंस जो हो रही थी बेसिकली वो नेचुरल फिनोमेना का मुताला था। यानी डोमिनेंट जो साइंस थी वो एस्ट्रोनॉमी थी और एस्ट्रोनॉमी बेसिकली नेचुरल फिनोमेना का मुताला है। तो एक पहलू तो उसका ये था। दूसरा पहलू ये था कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें डेवलप की गई थी। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी, अब तफसील में हम नहीं जाएंगे, जैसे अलजबरा, कुछ जो इनहेरिटेंस के जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए अलजबरे का इस्तेमाल हुआ और यूँ ख्वारिज़मी के ज़रिए से अलजबरा एक डिसिप्लिन बन गया। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक भी डेवलप हुई और फिर इसके साथ साथ फिज़िक्स में काम हुआ, केमिस्ट्री में काम हुआ, बड़े काम हुए, छोटे मोटे काम नहीं हुए। बायोलॉजिकल साइंसेज में काम हुआ, बॉटेनिकल साइंस में काम हुआ और मेडिसिन में काम हुआ, आर्किटेक्चर में काम हुआ, वगैरह वगैरह। ये तमाम फील्ड्स में गया काम होते रहे और टेक्नोलॉजी में काम हुआ। टेक्नोलॉजी पर अल-जज़री की किताब, उस ज़माने की अल-जज़री किताब मशहूर किताब है। और अल-जज़री के बाद अभी हाल ही में यानी 20वीं सदी में ही एक यूनेस्को ने किताब छापी इस्लामिक टेक्नोलॉजी के नाम से। उसके आथर हैं डोनाल्ड हिल और अहमद अल-वाई अल-हसन। ये अभी यानी चंद डिकेड्स पहले शाये हुई थी और इत्तफाक ये है कि इस किताब का तर्जुमा हमारे इदारे से शाये हुआ उर्दू तर्जुमा। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइंस होती रही उसकी नेचर ये थी कि बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी थी और दूसरी ये कि नेचुरल फिनोमेना का मुताला उसके अंदर होता था। ये उसकी ख़ास बात थी। अब इसको एक और अंदाज से आप कर सकते हैं कि जो साइंस इस्लामिक लैंड में डेवलप हुई वो लो टेम्परेचर साइंस थी, यानी उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट कम था, एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी उसके अंदर। तो ये अहम बात है। दूसरी बात ये बेसिकली बेसिक साइंसेज थी, बेसिक साइंसेज का अर्तका हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन शुड रिमेंबर इट। अब आइए हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। मौजूदा साइंस जो जदीद साइंस है उसकी नेचर क्या है और उसका इमेज क्या, कैसे डेवलप होता रहा है, उसका इमेज क्या था। तो एक तो बात ये रहनी चाहिए कि जदीद साइंस
ये जो इस्लामिक लैंड में जो साइंस डेवलप हुई वो तकरीबन 16वीं 17वीं सदी तक भी ये कहना चाहिए कि जारी रही। और बाज़ हिस्टोरियन ऑफ साइंस ने कोपरनिकस को जो कि जिसने कि जियोसेंट्रिसिटी से हीलियोसेंट्रिसिटी का तस्वुर पेश किया था और फिर दुनिया बदल गई थी। तो ये जो कोपरनिकस है, हमारे बहुत से जो मौरखीन साइंस हैं वो उसको मरागा स्कूल का एक नुमाइंदा समझते हैं। मरागा एस्ट्रोनॉमी का एक ग्रुप था आलम इस्लाम का, बहुत बिहारी एक इदारा था, उसी स्कूल का इसको मेंबर समझते हैं, इसलिए बिकॉज ही वॉज फॉलोइंग द सेम स्टेप, उसी राह पे वो चल रहा था, तो उसको भी उसी का नुमाइंदा समझते हैं। तो लेकिन 16वीं 17वीं सदी के बाद एक फिनोमेना हुआ मगरिब के अंदर, जिसे हम कहते हैं एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एज ऑफ एनलाइटनमेंट के आने के बाद फिर वहाँ की जो साइंस थी वो उस ट्रेडिशन से हट गई जो कि ट्रेडिशन मगरिब यानी आलम इस्लाम के अंदर, और फिर उसी के ज़ेर असर यूरोप में बहुत बड़ी हद तक जो कि जिसको नर्चर किया जा रहा था या नर्चर हो रही थी। तो आप भी समझिए कि जो एज ऑफ एनलाइटन में उसके दो पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एज ऑफ एनलाइटन में एक तो बात यही कही गई कि नॉलेज और वैल्यूज़ ये इन सब का जो मंबा है, इनकी जो सोर्स है, बेसिकली ये इंसान से मावरा नहीं है। जो कुछ इंसान करता है वही उसी के नतीजे में नॉलेज डेवलप होती है और उसी के नतीजे में नॉलेज की ग्रोथ होती है। तो वैल्यूज़ और नॉलेज ये ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग के वजूद से मावरा कोई और जरिया नहीं है। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कहें कि हम ये जो समझते थे, यानी हमारा जो तसव्वुर है बल्कि अकीदे का हिस्सा है, तो कहा कि इल्म जो हम निकालते हैं, जो हम दरियाफ़्त करते हैं, वही इल्म है। कहीं ऊपर से आया हुआ इल्म जो है वो इल्म नहीं है। इस तरीके से वैल्यूज़ भी जो हैं जो हम दरियाफ़्त करते हैं वही वैल्यूज़ हैं। एक पहलू तो ये था। दूसरा ये पहलू ये था इस कल्चरल रेवोल्यूशन की, बेसिकली इट वाज द कल्चरल रेवोल्यूशन। इसमें ये कहा गया था कि इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, उसको किसी बंदिश की ज़रूरत नहीं है, किसी मैदान में काम करे ना करे, क्या करे कैसे करे, जिस तरह चाहे वो कर सकता है। तो ह्यूमन फ्रीडम कि एक ऐसा तस्वुर जो कि बेलगाम तस्वुर था, ये इसका खासा था। इसके साथ साथ ये भी था कि बेसिकली जो हमारे जो हमारे सेंस परसेप्शन बेस्ड जो टूल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनके ज़रिए जो चीज़ हासिल होती है वही इल्म है। अक्ल और सेंस परसेप्शन बेस्ड ये तीन चार एक ख़ास बातें थी एज ऑफ एनलाइटनमेंट की, जिसके पस मंज़र में ये जो नई जो साइंस थी, बल्कि वो साइंस जो कि चली आ रही थी, वो ट्रांसफॉर्म होने लगी। और इसका जो सबसे बड़ा नुमाइंदा है, मैं आपको मिसाल दूंगा कि क्या फ़र्क पड़ा। इसका जो सबसे बड़ा नुमाइंदा है वो न्यूटन है। ज़ाहिर न्यूटन साइंस की तारीख़ का बहुत बड़ा शख्सियत है। तो उसमें जो न्यूटन ने काम किया, न्यूटन के बारे में ये बात समझनी चाहिए कि न्यूटन के कोई 10-12-15 साल के बाद एक मशहूर शायर विलियम ब्लेक पैदा हुआ। तो एक तारीख़ से ये अंदाज़ा होता है कि न्यूटन के काम पर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से जो तनकीद हुई वो विलियम ब्लेक ने की। ही वॉज ए पोइट बेसिकली। तो अब ये कुछ इस तरह की बात थी कि विलियम ब्लेक ने जो तनकीद की, उसका पस मंज़र ये था कि न्यूटन जिस साइंस को डेवलप कर रहे थे या जिस साइंस को रिकॉग्नाइज कर रहे थे या करा रहे थे, बेसिकली वो रियलिटी का एक ऐसा तस्वुर था जो कि सिर्फ मटेरियल रियलिटी को रिकॉग्नाइज करता था। यानी जो रियलिटी या जो वजूद इसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम वे कर सकते हैं, वही रियल है। और उसी के उसूल ज़ाब्ते न्यूटन डेवलप करने की, ये जानने की, ये समझने की कोशिश कर रहे थे। इसके नतीजे में रियलिटी के वो आस्पेक्ट जो कि इन चीज़ों से गवर्न नहीं होते थे, उनको वो गोया कि मुस्तरद कर दिए गए या उनकी इम्पोर्टेंस कम से कम होती चलेगी। एक मशहूर एक पेंटिंग डेवलप हुई जिसमें ये था कि पस मंज़र में एक पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत जंगल है, बादल हैं वगैरह वगैरह, और खूबसूरत मंज़र है। उनकी तरफ पीठ किए हुए न्यूटन बैठा हुआ है और उसके सामने कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, जिन पेपर्स पर एक स्केल रखा हुआ है, एक पेंसिल रखी हुई है और एक डिवाइडर रखा हुआ है। तो गोया उसने रियलिटी के उस तस्वुर को जो कि उसके बैक में थी, जो कि ब्यूटी से ताल्लुक़ थी, जिसका हुस्न से ताल्लुक़ था और बहुत सी पहलू थे, उसको उसने इग्नोर किया और सिर्फ उसी को रियल जाना जो कि
बुनियादी तौर पर इन चीज़ों की गिरफ्त में आ सकती थी, इंसान के सेंस परसेप्शन में आ सकती थी, इसको उनको नाप सकता था, उनको तोल सकता था, उनको वे कर सकता था। तो गया पूरी जो फिर मगरबी साइंस, ये जो जदीद साइंस जो डेवलप हुई, ये इस पस मंज़र में डेवलप हुई है। तो ये मालूम होना चाहिए कि इस पर तनकीद भी उसी वक्त इस पर्सपेक्टिव में शुरू हो गई थी। अब आप देखिए कि इस साइंस की ये जो नेचर थी, जिस इस साइंस की जो कि मगरिब में डेवलप हुई, उसकी नौइयत कुछ इस तरह से है कि जैसे कहा किसी ने कहा कि स्टार्स और ये जो चांद तारे जो नज़र आते हैं, इनमें कुछ सेंटिमेंट्स नहीं होते। इसी तरह से जो एटम्स होते हैं, इनमें कोई एंग्जाइटीज़ नहीं होती। हम जो भी इनका मुताला करेंगे और जो भी इल्म हमारे सामने आएगा, उसमें सेंटिमेंट्स का कोई रोल नहीं होगा, उसमें एंग्जाइटीज़ का कोई रोल नहीं होगा। जैसी वो हैं ऐसे ही हमारे सामने उनका इल्म आएगा। यानी इनका मुताला, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का, मटेरियल वर्ड का मुताला जो है, उसमें सेंटिमेंट्स का कोई रोल नहीं है, उसमें एंग्जाइटीज़ का कोई रोल नहीं है। जैसी वो हैं, जो रिज़ल्ट साइंटिफिकली आते हैं, एग्जैक्टली वही उनकी नेचर होती है। ये मैसेज कन्वे किया गया इस साइंस के ज़रिए से। तो जाहिर है कि ये मैसेज बाद बिकेम द प्रीकर्सर ऑफ न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। जो साइंटिफिक रिजल्ट्स होते हैं वो एक्चुअल कंडीशंस ही बताते हैं, ये स्ट्रेस करने की कोशिश की गई। दूसरी बात ये है कि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, बेसिकली वो ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड हैं, वो ऑब्जेक्टिव हैं, उनके अंदर मारूजियत है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। एक मशहूर साइंटिस्ट था J.D. बर्नाल, बेसिकली ही वॉज ए फिजिसिस्ट, लेकिन वो हिस्ट्री का भी आदमी था। उसने ये बात कही, बहुत मशहूर साइंटिस्ट भी था और हिस्टोरियन भी रहा है। उसने ये बात कही कि साइंस इज़ ऑल अबाउट रैशनैलिटी, यानी बेसिकली ये अकली काम है। अब ये इतना बड़ा नारा है कि अगर इसकी कोई मुखालफत करे, ज़ाहिर है वो बेअक्ल माना जाएगा और उसको कहा जाएगा ये अक्ल के मुखालिफ है। ये कोई इस तहमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इट्स ऑल अबाउट रैशनैलिटी। इंसानों के जो इंटरेस्ट हैं, यानी हम किसी खास इंटरेस्ट से किसी चीज़ को देखते हैं, तो जो हम फाइंडिंग करेंगे साइंटिफिक रिसर्च के नतीजे में, उसमें हमारे इंटरेस्ट से कोई दखल नहीं है। जैसी चीज़ है वैसी ही आ रही है। ये बातें, ये मोटी मोटी बातें बर्नाल ने ये बात कही उसके बारे में। तो रिजल्ट्स आर ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड और रिजल्ट्स आर वैल्यू फ्री, ये बात बर्नाल के स्टेटमेंट्स हैं और ये हकीकत भी है। इस वक्त पूरे जो कल्चर था साइंस का, उसमें ये चीज़ डोमिनेट करती थी। अच्छा, फिर ये था कि जो साइंटिस्ट हैं बेसिकली दे आर ट्रुथ लविंग, वो ट्रुथ के सीकर हैं, वो हकीकत के मुतलाशी हैं, हक़ को जानना चाहते हैं और ये दे आर ऑलवेज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी के फ़ायदे के लिए काम करते रहते हैं। ये एक तस्वुर था जो डोमिनेंट था उस वक्त। आपने, अगर आप में से कुछ लोगों ने अल्लामा मशरिकी को पढ़ा हो, उनका जो तस्करा है उसमें बाज़ जगह अपने जो उनके ऑब्जर्वेशन थे, जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, तो उन्होंने एक साइंटिस्ट से बात की, जेम्स जीन से मुलाकात की, उनका तस्करा किया है कि वो कैसे बिल्कुल एक रिलीजियस, जैसी कोई स्कॉलर होता है या कोई रिलीजियस शख्सियत होती है, किस तरह ही वॉज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहाँ उन्होंने देखा, उनसे मुलाकात की और फिर इनकी एक मुलाकात तय हुई, तफसील से गुफ्तगू हुई। तो इन्होंने ऐसी पिक्चर, उसकी तस्वीर कशी की है कि जैसे एक रिलीजियस किस्म का आदमी है, उसको दुनिया से कोई फ़िक्र नहीं है, बिल्कुल इनसे दुनिया से अलग उस हक़ की तलाश में कर रहा होता है, उसको अपने वजूद का एहसास नहीं है, अपने ज़ाहिर का एहसास नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये अल्लामा मशरिकी ने उनको बड़ा प्रमोट किया और इस तरह के लोगों के बारे में तस्करा किया है इन्होंने। अच्छा, तो ये साइंस की इमेज थी। अब देखिए, देखना ये है, ये साइंस की इमेज तो साइंसदानों ने बनाई थी, यह हिस्टोरियन ऑफ साइंस ने बनाई थी। अब देखिए कि पब्लिक में उसकी इमेज क्या थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये समझिए कि आप साइंस के बारे में दो तस्वुर पैरेलल चले। एक तो तस्वुर ये था कि साइंस समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस, और इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये इतना डोमिनेट हुआ इंसानों के जहनों पर, लोगों ने अपने मुल्कों की जो नेशनल पॉलिसीज़ थी, इसको नेशनल ऑब्जेक्टिव करार दिया और इसको बुनियाद बनाकर उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ बनाई, अपने प्रोग्राम बनाए। मुझे याद है कि जब ये हिंदुस्तान में भाखड़ा नंगल डैम बना, उसका इफ्तिताह हुआ, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी तकरीर जब वो पहुँचे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे आइंदा के जो टेम्पल्स हैं यही हैं, यही जो चीज़ें हैं, अचीवमेंट हैं, ये हमारे टेम्पल्स हैं। तो गोया कि इवन रिलीजियस थिंकिंग वाज चेंजिंग। तो गया कि नेशनल ऑब्जेक्टिव साइंस का अचीवमेंट था। तब ये समझते थे कि साइंस के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है,
साइंस में जो कौमें पीछे रह जाएंगी वो बैकवर्ड हो जाएंगी। वो एक साइंस का इतना ज़बरदस्त किस्म का डोमिनेशन था। ये तो एक ऐसे पहलू है जो कि ऑब्वियस में नज़र आता है। और आज भी हम देखें कोई एक ज़िंदगी का कोई एक पहलू ऐसा नहीं है जो कि साइंस से मुतासिर ना हो। चलो इस पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। असल बात यह है कि इस तस्वुर के साथ साथ साइंस पर बड़ा गहरा क्रिटिसिज्म भी शुरू हो गया था। ये 20वीं सदी की बात है, बल्कि 19वीं सदी के आखिर से शुरू हो गया था। बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत से नावल लिखे गए, बहुत सी फिल्में बनी जिनमें दिखाया गया कि इसके अंदर ये पोटेंशियल है साइंस के अंदर कि उसको मिसयूज़ किया जा सके। और साइंटिस्ट जो होता है वो अपने पर्सनल ग्लोरिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करे, बाज़ औक़ात अपने इनको यानी फॉर देयर क्रिमिनल ऑब्जेक्टिव्स उनको इस्तेमाल करे। इन नावलों में, इन फिल्मों में ये दिखाया गया। आप में से जिन लोगों ने उर्दू में जासूसी नावल पढ़े होंगे, बिलखुसूस इब्न सफ़ी के नावल, तो 250-300 करीब नावल लिखे हैं। उसमें आप देखेंगे कि कोई 2-3 दर्जन नावल ऐसे हैं जिनमें साइंसदान को एक क्रिमिनल दिखाया गया है, एक क्राइम करता हुआ दिखाया गया है। कैसे क्राइम? साइंस को बुनियाद बनाकर क्राइम करता हुआ दिखाया गया है। तो गोया कहने का मतलब ये है कि साइंस की एक पिक्चर ये भी डेवलप होनी शुरू हुई और ये अनफाउंडेड नहीं थी। रीजंस वर देयर वर रीजन। उन्हीं रीजंस को मैं यहाँ तफसील से बयान करूँगा और ये इसमें ये बताने की कोशिश करूँगा कि इन्हीं रीजंस के होते हुए साइंस की वो पिक्चर थोड़ा सा तब्दील हुई है कि ये ऑल इन ऑल मुकम्मल तौर पर ये कोई न्यूट्रल डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये बात तस्लीम की गई कि साइंस के बहुत से पहलू ऐसे हैं जो कि हार्मफुल हैं। यानी साइंस जहाँ तरक्की की ज़मानत देती है वहाँ बहुत से हार्म भी इसके साथ लगे हुए होते हैं, बहुत से नुकसानात भी ये लाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन था। अच्छा, अब देखिए, अब ये जो हार्म्स है साइंस के, ये 3 तरह के हैं। एक वो हैं जो कि हमारी किसी जो कि बाई मिसयूज़ ऑफ साइंस इसके नतीजे में, मिसयूज़ करने के नतीजे में सामने आते हैं। एक वो हैं जो बाई वेरी नेचर ऑफ साइंस इज़ डेंजरस। मैं बहुत सोच समझ के ये बात कह रहा हूँ कि साइंस की बास पहलू चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिससे ये साबित होता है कि साइंस इन इट्स वेरी नेचर इज़ डेंजरस फॉर लाइफ। और तीसरा पहलू ये है कि जो इदारे, जो हुकूमतें साइंस की पॉलिसी फ्रेम करती हैं, उनके ज़रिए से भी हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स साइंस सामने आते हैं। इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर साइंस का मिसयूज़ जो होता है उसके नतीजे में जो तबाही आती है, ये जो मैं तीनों पहलू बता रहा हूँ उसका मतलब साइंस को डेरोगेट नहीं करना, साइंस को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बल्कि वाक़या ये है, ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे कैसा होता है। मिसाल के तौर पर साइंसदान और साइंस ने मिलकर साइंस और पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर एटम बम बनाया गया। एटम बम वॉज हाईली डेंजरस। जो हुआ आपको मालूम है, जंग अजीम 2M के अंदर जितनी तबाही इसके नतीजे में आई सब मालूम है। वो साइंस का प्रोडक्ट था, उसमें साइंटिस्ट लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा, अब ये तो एक पहलू था। अब ये दूसरा पहलू है जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका कि एक वेस्ट का मसला भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन एक तो एटम बम का इस्तेमाल, उसके बाद केमिकल वेपन्स बनाए गए। ये जो जर्मनी का मशहूर साइंसदान था हैबर, उसने केमिकल वेपन्स बनाए, क्लोरीन को बतौर एक वेपन के इस्तेमाल किया और जंग अजीम 2M के अंदर उसको इस्तेमाल किया बाकायदा, और जाने कितनी जानें उसमें तबाह हुई। इसके साथ साथ फिर बायोलॉजिकल वेपन भी बने। ये भी साइंस ने ही बनाए, साइंसदानों ने साइंस का इस्तेमाल करते हुए ये तमाम वेपन बनाए, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स। वो आज भी इस्तेमाल होते हैं और आज भी हम खबरें सुनते हैं कि ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस। तो गया ये साइंस का मिसयूज़ किया गया। ये लफ्ज़ मिसयूज़ को याद रखिए आप, साइंस का मिसयूज़ किया गया और उसके नतीजे में इट टर्न आउट टू बी हाईली हार्मफुल थिंग। अब ये है दूसरा पहलू ये है कि बाई इन इट्स वेरी नेचर क्या ये हार्मफुल है? क्या अपनी नेचर के अंदर ये हार्मफुल है? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको एलेबरेट करता हूँ। यस, इट इज़ हार्मफुल इन सब। इसकी नेचर में भी ये है कि ये बहुत से इसके पहलू ऐसे हैं जो कि इंतहाई हार्मफुल हैं। मसलन ये जो न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है, न्यूक्लियर बम बनता है फिशन के ज़रिए, उसका वेस्ट होता है, एनर्जी तो रिलीज हो जाती है और फिर उसका जो वेस्ट बचता है, या इवन फॉर पीसफुल पर्पजेज जब हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो वेस्ट होता है उसका डिस्पोजल बहुत बड़ा मसला है। उसकी डिस्पोजल का सेफ तरीका अब तक हम जान नहीं पाए हैं।
तो इसको या तो हम समुद्रों में फेंकते हैं, और जो बड़ी ताकतें हैं समुद्रों में, क्योंकि जहाँ भी डंप किया जाता है उसके नतीजे में जो लाइफ है, जो मेरीन लाइफ है, वो तबाह हो जाती है। तो बहुत से गरीब ममालिक के इलाकों को ये बड़े बड़े ममालिक जो हैं उनको ल्योर करके, क्योंकि करप्ट लीडर्स हैं, अपने उन इलाकों में डंप कर देते हैं। तो जाहिर है कि वहाँ बीमारियाँ फैलती हैं, लोग कमज़ोर होते हैं, बहुत कुछ होता है। इस पर बहुत सी तफसीलात, बड़े बड़े मुताले मौजूद हैं, कैन गो एंड कंसल्ट गूगल, आपको मालूम हो जाएगा। तो इसका कोई इलाज नहीं है। एक पीसफुल पर्पज़ के लिए आपने न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका जो बाई प्रोडक्ट था, उसके जो वेस्ट था, वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हुआ। ये मैंने अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बाई इन इट्स नेचर साइंस हैपेंस टू बी डेंजरस एंड हार्मफुल। दूसरा एक चीज़ है, जैसे देखिए ये जो एक ज़माने में खेतों में जो पेस्टिसाइड्स हम लगाते हैं, यानी पेस्ट उन चीज़ों को कहते हैं जो कि क्रॉप को बर्बाद करते हैं। उसमें प्लांट भी हो सकते हैं, उसके अंदर इंसेक्ट भी हो सकते हैं, और उसके अंदर कुछ दूसरे जानवर भी हो सकते हैं, रोडेंट्स वगैरह, चूहे वगैरह भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ताकि क्रॉप में इजाफा हो सके, हम कुछ केमिकल्स को डालते हैं ताकि ये मर जाए। इसको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो एक ज़माने में ये हुआ, जब ये नई नई फाइंडिंग हुई इनकी, बल्कि 1960s की बात है, 62 की बात है, जब बहुत मास स्केल पर अमेरिका के अंदर पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया गया खेतों के अंदर। उसका नतीजा ये हुआ कि अगले साल देखा गया कि न सिर्फ ये कि ये जो अनवांटेड जो चीज़ें थी वो ख़त्म हुई, बल्कि वांटेड चीज़ें भी ख़त्म हो गई। मसलन चिड़ियों की चहचहाट बंद हो गई, चिड़ियाँ मर गई, बहुत मास स्केल पर चिड़ियाँ मर गई। उसका नतीजा ये निकला, एक किताब सामने आई, आथर थी उसकी रशल कार्सन, 1962 में किताब आई, साइलेंट स्प्रिंग के नाम से। तीसरा एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो हम मेडिसिन लेते हैं, बिलखुसूस ये वेस्टर्न मेडिसिन या जो एलोपैथिक मेडिसिन हम खाते हैं, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट ना होते हो। कहीं ना कहीं उसके असरात ज़रूर पड़ते हैं, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एक दवा के लिए, एक मर्ज के लिए हम दवा लेते हैं, उसके नतीजे में जो दूसरी चीज़ें पैदा होती हैं उनके लिए दूसरी दवा देते हैं। हर ऐसा लगता है जैसे एक इंसानी बॉडी एक मशीन है, और मशीन का एक एक जो पुर्जा है, जो पुर्जा ख़राब होता है उसके लिए खुसूसी दवा एक तैयार होती है और हम देने लगते हैं। जो मशीन का जो पुर्जा ख़राब होता है उसको हम बदल देते हैं, दूसरा पुर्जा डाल देते हैं, और हम समझते हैं जैसे मशीन ठीक हो जाती है इसी तरीके से इंसान की बॉडी भी ठीक हो जाएगी। इट्स नॉट द केस, ऐसा नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि इंसान के एक इस तरह के तस्वुर के बारे में, हम इंसान जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाक़ हुआ है। तो एक मर्ज़ के साथ साथ जाने कितनी गोलियां आदमी को खानी पड़ती हैं, इसके लिए। तो ये खुद एज सच बाय नेचर इट हैज़ टर्न आउट टू बी डेंजरस। ये बात तस्लीम करते हैं लोग। बहुत और जो स्टडीज़ आई हैं उनका मैं तस्करा भी आगे चल के करता हूँ। तीसरा पहलू जो है साइंस के हार्म का ये है, अब हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कि साइंस डेंजरस, इट टर्न्स आउट टू बी डेंजरस। हम ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो वो सामने आते हैं, और इससे इंसानियत को, लाइफ फॉर्म को गोया कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन, आज से 20-25-30 साल पहले पॉवर्टी एलिवेशन एक बड़ा मसला था। तस्वुर ये था कि आबादी बहुत बढ़ती चली जा रही है, रिसोर्सेज कम हैं, वसाइल कम हैं, उसके नतीजे में पॉवर्टी बढ़ रही है, लोगों को खाने के लिए नहीं है, खुराक कम है। ये हकीकत है, लेकिन ये जब तज्जिया किया गया तो इसके दो तरीके समझ में आते थे। एक तरीका तो ये था कि आप जो हैं, जो आबादी जो बढ़ रही है उसको नए नए वसाइल फराहम करें, नई स्किल्स फराहम करें, और उनको तरक्की करने के और मौक़े फराहम की जाए, उनको एम्पावर की जाए। एक तरीका तो ये हो सकता था। लेकिन दूसरा तरीका ये प्रपोज किया गया कि ऐसे तरीके अपनाए जाएँ कि आबादी कम हो सके, यानी आबादी कम होगी तो जो वसाइल हैं मौजूद उनमें वो सफिशेंट हो जाएंगे और अपनी जो गुर्बत का ख़ात्मा होगा। ये बस एक थीसिस थी अपनाई गई। तो इसके नतीजे में हुआ ये कि इसको प्रीडोमिनेटली फंडिंग की गई और ये फंडिंग आलमी सतह पर की गई। छोटे छोटे मुल्कों को भी कहा गया, उनको फ़ंड दिए गए कि वो इस मौजू पर काम करें, आबादी कम करने के। अच्छा, अब इसमें साइंस का रोल ये रहा कि उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए कि जो गोया कि आबादी को कम करने के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। मसलन
उन्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर रिसर्च किया, काम किया और ऐसे तरीके, ऐसी डिवाइसेस निकाली, ऐसी मेडिसिन निकाली कि उसके नतीजे में एक तो आबादी यानी पैदावार, जो इंसानों की पैदावार थी वो कम हो गई और ऐसे तरीके निकाले गए कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बावजूद बच्चों की पैदाइश जो थी वो कम से कम होते चले गए। और फिर प्रोपेगेंडा जो कुछ हुआ उसके नतीजे में दुनिया का ये ऐसा बन गया, दुनिया में ऐसा एक फैशन बन गया, वी कैन गो ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन, हम 2 हमारे 2, ये उसी पर बंद हो रहे। इसके पीछे पूरा साइंटिफिक बैकग्राउंड है, साइंस में काम किया, इन चीज़ों को प्रमोट किया कि लोग 2 को अडॉप्ट करें। देखने में लगता है कि आबादी कम होगी, बच्चे कम होंगे तो उनको हम उनको ज़्यादा सलाहियतें, उनको ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिल सकेगी, अच्छी तालीम होगी, अच्छी सेहत होगी। लेकिन ये भी तो पहलू है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, उनके पास जहाँ खाने के ज़्यादा होते हैं वहाँ कमाने वाले बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। एक पहलू ये भी है, इस पर गौर कम से कम किया गया। तो ये हमारी पॉलिसी थी कि हमने ये तरीका अपनाया कि आबादी कम की जाए और साइंस को डायरेक्ट किया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पर काम करके ऐसी डिवाइसेस तैयार करें और ऐसी दवाएं तैयार करें कि कंसेप्शन ना हो सके। दिस समथिंग, ये एक ऐसी बात है टू वेल नोन टू बी डिस्कस, टू बी मोर एम्फसाइज्ड। अब क्योंकि ये जो पूरी मगरबी साइंस जो थी बेसिकली यूरोपियन नेशंस के ज़रिए डेवलप होनी शुरू हुई, तो एक ऐसा एहसास बरतरी पैदा हुआ, लोग ये समझने लगे, वेस्ट के लोग ख़ास तौर से, कि वाइट रेस इज़ द मोस्ट सुपीरियर रेस। सबसे ज़्यादा सुपीरियर रेस कौन सी है? वाइट रेस है। अब आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि एक ज़माने में एक डिसिप्लिन डेवलप हुआ, उसका नाम था यूजेनिक्स। यूजेनिक्स थी ही इस पर मकसद के लिए कि वो ये साबित करना चाहती थी और लोगों को ये सिखाना चाहती थी कि वाइट रेस सुपीरियर है और ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। और बहुत से प्रोजेक्ट मैंने ऐसे पढ़े हैं, इसके रेफरेंसेस पढ़े हैं किताबों में, जिनका मकसद ये था कि हम कि इस तरह से काम किया जाए कि वाइट रेस ही गोया कि कायम रहे, बाकिया जो है वो कम होते चले जाए। ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं। यूजेनिक बेसिकली उसी का एक शाखसाना था। तो लेकिन बहुत जल्द लोगों को एहसास हुआ कि अगर इसको हम प्रमोट करेंगे तो इसके नतीजे में फिर रेसिज्म का जो नारा है, रेसिज्म की जो एक लेबल है हम पे लगेगा कि वेस्टर्न पीपल आर रेसिस्ट। तो इस किताब इस मौजू को ख़त्म करके सोशियो बायोलॉजी के नाम से इसको इमर्ज किया गया, उस ए बिट लेस यूजेनिक। तो वो, लेकिन अब भी उसके अंदर यूजेनिक जो थ्योरी थी उसके बाकायदा जरासीम और उसके बाकायदा रेफरेंसेस और हवाले आपको मिल जाएंगे और आप ये कैसे कहेंगे कि बेसिकली दे आर रेस ओरिएंटेड। तो इसका एक शाखसाना जो साइंस के ज़रिए से प्रमोट हुआ ये था कि सुपीरियरिटी, एक रेस की सुपीरियरिटी साबित की जाए। अच्छा, अब देखिए अभी कोई 15-20 साल के दौरान एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिसीज़ के ज़रिए साइंस मुतासिर होती है। ये हुआ कि ऐसा हुआ कि कुछ बीमारी कुछ बहुत टॉप के लोगों में फैली और उन्होंने ये महसूस किया कि हमें देखना चाहिए बीमारियाँ क्यों फैल रही हैं, बिलखुसूस ये जो बीमारियाँ हैं जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। एक स्टडी ये सामने आई थी, बल्कि एक किस्म का एक ख्याल था, लोगों ने कहा था कि चाइना के और ये जो पाकिस्तान का जो इलाका है, शुमाली इलाका जिसमें हुंजा वैली मौजूद है, वहाँ की जो आबादियाँ हैं उनमें फ़ला बीमारियाँ बिल्कुल होती ही नहीं हैं, कोई हिस्ट्री ही नहीं पाया थी उन बीमारियों की। तो कुछ तो इलाके चाइना के थे और कुछ ही हुंजा वैली के थे। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ थी उन लोगों के लिए जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ से परेशान आ गए थे और उनके यहाँ मसाइल खड़े हो रहे थे। तो एक चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस और अमेरिकन साइंस फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका काम ये था कि इन तमाम इलाकों की जो ग़िज़ाई जो हैबिट्स हैं उनका मुताला करें और फिर देखें कि क्या हो सकता है। तो बहरहाल एक किताब, एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मैं ख़ास 15-20 साल चला वो। एक यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल के एक मशहूर प्रोफेसर थे, अभी हैं कैम्बल, प्रोफेसर कैम्बल, और उनका बेटा, यानी बोथ कैम्बल एंड कैम्बल, इन्होंने मिल के ये रिपोर्ट तैयार की। उस किताब को, उसको फिर एक किताबी शक्ल में शाया किया। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चाइना स्टडी के नाम से। देखिए इसकी बुनियादी फाइंडिंग क्या थी? इसकी बुनियादी फाइंडिंग ये थी कि इंसान क्योंकि होलिस्टिक वाक़या हुआ है, यानी इंसान कोई मशीन नहीं है, उसके तमाम जो अज्जा हैं, तमाम जो उसके जो ऑर्गन्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। उसमें किसी एक ऑर्गन को ठीक करने के लिए
आप कोई एक मखसूस दवा दें और आप ये समझें कि इसके असरात दूसरे ऑर्गन पर नहीं पड़ेंगे, ये खाम ख्याली है। तो कहा यह गया कि बॉडी होलिस्टिक है, तो हमें ग़िज़ाई अपनी आदतें और इवन मेडिसिन भी हमें होलिस्टिक रहनी चाहिए। इसका बेसिक और सेंट्रल मैसेज ये था। और एक मैसिव किताब है, 400 साढ़े 400 सफ़े की किताब है और वेल डॉक्यूमेंटेड किताब है। तो इन्होंने ये पूरा ये एक थ्योरी पेश की कि अब हमें करना है चाहिए, अगर अमेरिका को सर्वाइव करना है या वेस्टर्न नेशन को सर्वाइव करना है तो उनको चाहिए कि अपनी ग़िज़ाई आदतें बदलें। और इवन बल्कि उनका कहना था कि ग़िज़ाओं के ज़रिए ही इलाज मुमकिन है। उन्होंने बहुत से केसेस किए, खुद ये डॉक्टर्स हैं, इन्होंने बहुत से केसेस किए इसमें कैंसर्स का इलाज और इसका डायबिटीज़ का इलाज और हार्ट का इलाज भी होगा, हार्ट की बीमारी का इलाज भी महज ग़िज़ा बदलने से इन्होंने ऑब्जर्व किया। ग़िज़ा बदल दी जाए तो ये मुमकिन है, ऐसा होता है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, बट रिवीलिंग बुक इट इज़। अच्छा, तो इसका असर देखिए ये पड़ा कि खुद साइंसदान जो उनके जो हम असर साइंसदान थे उन्होंने और साइंटिफिक जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इनकी शदीद मुखालफत करना शुरू की, इनको सर्वाइव नहीं होने दिया। लेकिन बहरहाल ये भी वहीं के लोग हैं, इनके जहाँ इनकी मुखालफत हुई वहाँ कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी खड़े हुए। तो कहना का मतलब ये है, और इनका अब तो इस वक्त ये रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी जो है, रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर हैं इनके साहबजादे, और वहीं पर एक सेंटर कायम कर रखा है जो इस तरह के एफर्ट्स को प्रमोट करता है। तो मतलब कहना कि ये है कि साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट जिसमें ये तमाम चीज़ें आती हैं, इसमें इंडस्ट्री भी आती है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आती है और चीज़ें भी आती हैं, तो ये सब उन ऐसी फाइंडिंग्स को प्रमोट नहीं होने देते बल्कि उसकी मुखालफत करते हैं जो इनके पूरे गोया के स्ट्रक्चर को मुतासर करने वाले हो, इनके इंटरेस्ट को मुतासर करने वाले हो। तो इसमें न सिर्फ ये कि साइंस का एस्टेब्लिशमेंट, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि जो मुल्क का एस्टेब्लिशमेंट, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, यानी इसको हम वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको सपोर्ट करता है, बल्कि इनको फंडिंग नहीं दी जाती। ऐसे अगर आप ऐसे काम करना शुरू करें जो इस तरह के काज को प्रमोट करने वाले हों तो उनको उनकी फंडिंग बहुत मुतासिर होती है, फंडिंग बिलउमूम नहीं की जाती। अब ये समझिए कि ये जो चाइना स्टडीज़ आने के बाद जो कुछ इस किताब से रिपोर्ट मिलती है कि साइंसदां और साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट बिलमुकाबिल इस ग्रुप के जो कि नेचुरल चीज़ों की तरफ, नेचुरल ग़िज़ा जैसी हुए हैं, यानी होलिस्टिक ग़िज़ा, और थ्रू होलिस्टिक ग़िज़ा ही अपने अमराज का इलाज करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम रखता है, इसको प्रमोट करना चाह रहा है, उसकी मुखालफत पर आमादा है, शदीद मुखालफत है। एक ज़माना था कि साइंस और इंडस्ट्री और मिलिट्री इनका अलायंस था और इनके ये अलायंस मिल के काम करता था। अब इसमें स्टेट भी शामिल हो गई, साइंस, मिलिट्री और आपका एस्टेब्लिशमेंट और स्टेट, ये सब शामिल हो गई हैं और उन चीज़ों को ही प्रमोट करती हैं जो इनके इस नेक्सस को से मुताबिकत रखता है, इनको प्रमोट करता है। गोया अगर आप ऐसी दवाएं या ऐसी ग़िज़ाएं जो कि सिंथेटिक ना हो बल्कि नेचुरल हो उनको प्रमोट करेंगे, तो जो एक अंबार लगा हुआ है ऐसी ग़िज़ाओं का जो कि सिंथेसाइज तरीके से आती हैं, और ऐसी दवाओं का जो कि सिंथेटिक यानी केमिकल को बुनियाद बना के बनाई जाती हैं और जिनकी बिना पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कायम है, इनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होगा तो ये उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, उसको प्रमोट नहीं होने देंगे। दिस इज़ देयर, ये बहुत डॉक्यूमेंटेड इसमें चीज़ मिलती है चाइना स्टडी के अंदर कि ये सूरत हाल है। तो जब देखिए सूरत हाल ये हो कि पूरा एस्टेब्लिशमेंट, पूरी एकेडमिया, इवन एकेडमिया और ये सब इन्वॉल्व हो जाएं और इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो जाए, तो उसमें जो अच्छा अभी जो फंडिंग करेंगे, जिन इदारों को, जिन साइंस के जिन प्रोजेक्ट्स को ये लोग फंडिंग करेंगे, वो वही होगी जो कि इनके इंटरेस्ट के मुताबिक होगी। तो साइंस तो प्रमोट होती है लेकिन इतनी बड़ी कॉस्ट पर होती है और उनकी पॉलिसीज़ के, उनके इंटरेस्ट को सामने रखते हुए होती है। तो जो कुछ हो रहा है बेसिकली इस पर पूरी जो एकेडमिक वर्ल्ड है उस पर यही ग्रोह गायब है जो कि यानी इंडस्ट्री जिन्होंने साइंस और इंडस्ट्री का जो नेक्सस है यही इस पर गालिब है, वही साइंस को प्रमोट कर रहा है। इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब आज़ाद साइंस होनी बहुत मुश्किल होते चली जा रही है, इसलिए कि इन साइंसेस को प्रमोट करने वाला, फंडिंग करने वाला ग्रोह अब बाकी नहीं रहा या बहुत कम होता चला गया है। तो देखिए जो बात मैंने अर्ज़ की थी कि अहद इस्लामी में
जो साइंस हो रही थी बेसिकली वो बेसिक साइंसेज थी। आज बेसिक साइंसेज को प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। अब उस बेसिक साइंस के नतीजे में जाहिर है वो टेक्निकल तरक्की तो नहीं हुई थी जो कि आज जिसको आज हमें नज़र आ रही है। लेकिन बात कहने का मतलब ये है कि बेसिक साइंस जो है बेसिकली वो खालिस्तान न्यूट्रल साइंस है, वो ऐसे मसाइल क्रिएट नहीं करती। जब बेसिक साइंस में काम होता है तो न्यूट्रल होती है। आज भी गो के होता ये है कि अप्लाइड साइंस में काम करते करते बहुत से साइंसदान बाद बेसिक चीज़ों को भी फाइंड कर लेते हैं और उनको प्रमोट करते हैं, लेकिन वो जब पब्लिश होती हैं तो बहुत छोटे छोटे जर्नल में, बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट जर्नल में शाये होती हैं। लेकिन जो बहुत टॉप क्लास जर्नल है, नेचर है, साइंस है, ये इनमें वही चीज़ें आती हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड होती हैं और जो जाहिर है कि उनके पर्पस को सर्व करती हैं। तो आप अगर साइंसदान को सर्वाइव करना है इल्मी दुनिया के अंदर एकेडमिया में, तो वो ऐसे जर्नल में शाया करना चाहता है कि जो टॉप क्लास जर्नल हो। और टॉप क्लास जर्नल्स आर मेंट बाय द पॉलिसीज विच आर रिटन बाय, डिक्टेटेड बाय ये जो कॉम्प्लेक्स है मिलिट्री का और इंडस्ट्री का और साइंसदानों का और स्टेट का, ये जिनको प्रमोट करता है उसके नतीजे में होता है। इस वक्त जो साइंस की पोजीशन है वो अगर सिर्फ बेसिक साइंसेस तक महदूद रहा जाए, दे आर डेफिनेटली दैट इज न्यूट्रल, वो उस तारीख पर पूरी उतरती है जिसके मैंने शुरू में आपको इंडिकेट किया। लेकिन इस वक्त जो साइंस हो रही है दैट इज प्रीडोमिनेंटली बायस, प्रीडोमिनेंटली दैट इज जो वैल्यू लोडेड है वो उनकी, और वो न्यूट्रल नहीं है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि साइंस न्यूट्रल है भी और साइंस न्यूट्रल नहीं भी है, इस तरह से यह बात है कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। इफ़ यू गो फॉर बेसिक साइंसेज दैन साइंस इज न्यूट्रल, बट इफ़ यू गो टू द प्रीडोमिनेंटली साइंस दैट इज प्रैक्टिस टुडे, वो न्यूट्रल नहीं है। दैट इज सर्विंग द पर्पज एंड some groups which are basically they are funders of this kind of research. शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच।